Good morning, students. This is a class of science of standard 8. In fact, in standard 8, we have discussed some topics of the chapter 2. इस क्लास के पहले हम लोग चैप्टर 2 के लिए कुछ और भी क्लासेस कर चुके हैं स्टैंडर्ड 8 के लिए. And today we have a topic, harmful microorganisms. This topic is of chapter 2. Just before this topic we have already discussed the useful microorganisms or impact of the friendly microorganisms in previous class. इसके पहले क्लास में हम लोगों ने उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस किया था जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दोज माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच आर हार्मफुल. आज हम लोगों के लिए जो मेन सब्जेक्ट है, मेन जो टॉपिक है, वो उन माइक्रोऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड है जो हमारे लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, दैट मीन्स जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स हार्मफुल हैं. सो टुडेज टॉपिक इज हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. इनफैक्ट जो भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स हार्मफुल है हमारे लिए, वो किस तरीके से हार्म कर सकते हैं. तो हियर मेंशन many microorganisms are harmful by the following two ways. जो भी microorganisms हैं harmful microorganisms, वो हमें दो two ways के थ्रू हार्म कर सकते हैं. First, cause diseases in humans, plants and animals. वो microorganisms अलग-अलग डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में. एंड इन सेकेंड वे, these microorganisms can spoil food, cloths, leather. ये हमारे कुक्ड फूड को स्पॉइल कर सकते हैं, क्लॉथ्स, लेदर, इनको स्पॉइल कर सकते हैं. यू नो, moist condition is the favorable condition for the growth of microorganisms. रेनी वेदर में, रेनी सीजन में अक्सर हम लोग देखते हैं कि क्लॉथ्स को, लेदर्स को ड्राई करने की जरूरत होती है, सुखाने की जरूरत होती है. If there is moisture in cloths or leather, it may cause they start to spoil. तो वहां पे क्लॉथ्स और लेदर का जो वो स्पॉइलिंग होता है मॉइस्चर के प्रेजेंस में. This is due to the action of microorganisms. तो इस तरीके से माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्लॉथ्स और लेदर को स्पॉइल कर सकते हैं. फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर एनवायरमेंटल कंडीशन हॉट है, गर्मी का टाइम है, वैसे कंडीशन में फूड को हम लोग जनरली रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं. फॉर व्हाट? क्यों ऐसा या किस पर्पस के लिए करते हैं? तो टू अवॉइड द स्पॉइलेज ऑफ फूड. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि फूड का स्पॉइलेज नहीं हो, बिकॉज इन वार्म कंडीशन द माइक्रोऑर्गेनिजम्स बिकम एक्टिव एंड कॉजिंग द स्पॉइलेज ऑफ फूड. तो इस तरीके से माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लिए दो वे से हार्मफुल हैं. एक वेरियस डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंड सेकेंड वन इज to the view of spoilage of food, cloths, leather. तो जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स यहाँ पे इस तरह से डिजीज जिनके कारण होता है, या माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो हमारे बॉडी में इंटर करके डिफरेंट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, all those microorganisms are characterized by their unique feature, and all those microorganisms can be grouped as pathogens. वो सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो डिजीज स्प्रेड करते हैं, जिनके कारण बॉडी में डिजीज होता है,
उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ग्रुप कंसीडर किया गया है, दैट इज पैथोजेंस, यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। इसमें सिर्फ वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो वेरियस डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ऑल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर करते हैं और वेरियस डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारी बॉडी में इंटर कर सकते हैं? हाउ दे इंटर इनटू आवर बॉडी फॉर कॉजिंग द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज। So there are three ways through which these microorganisms, these pathogens can enter into our body. Generally outside से हम लोग time to time food, air, water वगैरह बॉडी में लेते हैं। And you know microorganisms are found everywhere. Microorganisms सभी जगह है। तो जिस समय हम फूड ले रहे होते हैं, एयर इनहेल कर रहे होते हैं, वाटर का यूज कर रहे होते हैं, तो अलोंग विथ फूड, वाटर और एयर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में इंटर कर सकते हैं और इंटर करने के बाद दे स्टार्ट टू मल्टीप्लाई और ग्रो, देन आफ्टर इट कॉजेस द डिफरेंट डिजीजेस इनसाइड आवर बॉडी। तो एक वे है जिससे ये पैथोजेंस हमारे बॉडी में इंटर कर सकते हैं, वो है फूड, वाटर एंड एयर के थ्रू। सेकेंड वन इज कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सराउंडिंग से हमारे स्किन पे आ जाते हैं, तो डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट के थ्रू या अगर हमारे स्किन में कहीं कट्स हैं तो उनके थ्रू हमारे ब्लड में जा सकते हैं। तो दिस इज द सेकेंड वे टू इंटर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू आवर बॉडीज। एंड थर्ड वन, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इन पैथोजेंस को अपने बॉडी में, अपने बॉडी पर कैरी करते हैं। दोज आर कॉल्ड वेक्टर्स। उनको वेक्टर्स कहा जाता है, उनको कैरियर्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, दे आर सेड टू बी वेक्टर्स और कैरियर्स। तो वेक्टर्स का मतलब यहां पे क्या है? तो दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन देयर बॉडी आर कॉल्ड वेक्टर्स। बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं, मलेरिया। मलेरिया यू नो कम्युनिकेबल डिजीज, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज एंड इट इज माइक्रोबियल डिजीज। ये एक प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम के कारण ये हमारे बॉडी में मलेरिया होता है। लेकिन जनरली हम अक्सर सुनते हैं कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। दैट मीन्स कि हम लोग इसके लिए, मलेरिया स्प्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म मॉस्किटोज को मानते हैं, बट रियली मलेरिया इज नॉट अ कॉज ऑफ मॉस्किटोज। मॉस्किटोज के कारण मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया का जो रियल कॉज है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो हमारे बॉडी में मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मलेरिया को स्प्रेड करता है। बट दैट प्लाज्मोडियम आर कैरीड बाय मॉस्किटोज। वो मॉस्किटो अपने बॉडी में उस प्लाज्मोडियम को कैरी करते हैं और जब वो हमारे बॉडी को इंजेक्ट करते हैं तो वो प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में इंटर कर जाता है एंड देन आफ्टर वी विल सफर फ्रॉम मलेरिया। तो यहाँ पे मॉस्किटोज आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग मलेरिया इन द बॉडी। एक्चुअली प्लाज्मोडियम इज द causative agent, but they are carried by mosquitoes. So here mosquitoes are called vectors. तो वेक्टर्स में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपने साथ पैथोजेंस को, यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करते हैं और वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो
उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी में इंटर करा देते हैं। तो ये एक थर्ड वे है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर कर सकते हैं। कैरियर्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट इज दिस कैरियर्स। तो वो कैरियर्स या वेक्टर्स इनको कह सकते हैं। कैरियर्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे कैरी द पैथोजेंस अलोंग विथ देयर बॉडी। अपने बॉडी के साथ ये पैथोजेंस को कैरी करते हैं, सो दे आर कॉल्ड कैरियर्स। तो दीज आर थ्री वेज थ्रू विच the microorganism or harmful microorganism may enter into our body and they make us sick। वो हमें sick कर सकते हैं इन तीन वे से हमारे बॉडी में इंटर करके। इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली जो डिजीज से सफरिंग करते हैं हम लोग उनको क्लासिफाई किया जाता है लाइक इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज इज आल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज and non-infectious disease is also known as non-communicable disease। तो communicable disease and non-communicable disease का जो क्लासिफिकेशन है वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कौन सा डिजीज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में स्प्रेड कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्लासिफाई किया जाता है डिजीज को। तो नेक्स्ट हम लोग अभी देखेंगे कि ये जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके कारण डिजीज होता है, तो डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेबल डिजीज होने का क्या पैरामीटर है, वी विल डिस्कस राइट नाउ। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में देख रहे हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर रिस्पांसिबल फॉर डिजीजेस इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ that is microorganism based diseases, the diseases are classified as communicable diseases। यानी जितने भी डिजीजेस अवेलेबल हैं या जो भी डिजीजेस से सफरिंग होते हैं लिविंग बीइंग्स, उनको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। एक वो जिसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पांसिबल होते हैं एंड सेकेंड वन जिसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पांसिबल नहीं होते हैं। एक्चुअली दे आर अदर कॉजेज फॉर दोज डिजीजेस। तो वो सारे डिजीजेस नॉन कम्युनिकेबल में आते हैं लाइक ब्लड प्रेशर है, कैंसर है एंड अदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस वगैरह हैं। तो उसमें कुछ ऐसे डिजीजेस हैं या जो भी डिफिशियंसी डिजीजेस हैं वो हमारे फूड में सर्टेन न्यूट्रिएंट्स का शॉर्टेज होता है जिसके कारण वो डिजीज स्प्रेड करते हैं। तो ऑल दोज डिजीजेस आर नॉट कंसीडर्ड अंडर दिस टॉपिक। ओनली कम्युनिकेबल डिजीजेस आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कम्युनिकेबल डिजीज के लिए जैसा हम लोग जानते हैं कि दोज डिजीजेस व्हिच कैन बी स्प्रेडेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन दैट मीन्स वो पर्सन जिसमें पहले से वो डिजीज है, उनसे किसी हेल्दी पर्सन तक इनका स्प्रेडिंग होना, उन डिजीज को कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। देयर डेफिनेशन, द डिजीजेस व्हिच आर स्प्रेडेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। जो डिजीज एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दियर पर्सन में स्प्रेड करते हैं, हाउ these diseases may be spreaded? So this is due to the passing of microorganisms from infected person to healthier person। ये तभी पॉसिबल होता है कि उन डिजीज के लिए जो पॉजिटिव एजेंट है, जो पॉजिटिव माइक्रोब्स हैं, वो अगर इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दियर पर्सन में ट्रांसफर हो रहे हैं तो ये डिजीज स्प्रेड करेंगे। तो यहाँ पे जो इनके स्प्रेडिंग के लिए मोड्स है, इन डिजीज का जो ट्रांसमिशन होता है, फॉर दिस वी हैव टू मोड्स। कम्युनिकेबल डिजीज के ट्रांसमिशन दैट मींस एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ये डिजीज
ट्रांसमिट हो सकते हैं थ्रू दिस टू वेज और थ्रू दिस टू मोड्स. वन इज द डायरेक्ट ट्रांसमिशन मोड एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मोड. कम्युनिकेबल डिजीज के ट्रांसमिशन के दो मोड हो गए, डायरेक्ट ट्रांसमिशन मोड एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मोड. डायरेक्ट ट्रांसमिशन मोड में आते हैं बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी एक हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में, फिजिकल कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन में जो डिजीज के पॉजिटिव एजेंट हैं वो हेल्दियर पर्सन में ट्रांसमिट होंगे और इन दैट सिचुएशन द हेल्दी पर्सन बिकम सिक. वो हेल्दी पर्सन वहां सिक होगा, डिजीज इफेक्टेड होगा. सेकेंड वन इज बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में क्या होता है, ड्रॉपलेट स्मॉल साइज्ड ड्रॉप्स जो कि जब हम लोग स्नीजिंग करते हैं, कफिंग करते हैं, तो उस दौरान हमारे नोज से, माउथ से स्मॉल ड्रॉपलेट्स कम आउट, बाहर आते हैं और उन ड्रॉपलेट्स में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं. जब उस ड्रॉपलेट्स के मॉइस्चर रिमूव होते हैं, दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकम फ्री एंड कैन इंटर इनटू द हेल्दियर बॉडी. तो अगर दो बॉडी आमने सामने है, एक इन्फेक्टेड बॉडी और दूसरा हेल्दी बॉडी है, इन्फेक्टेड पर्सन अगर कफिंग और स्नीजिंग करता है तो उनके बॉडी से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्रॉपलेट्स के साथ बाहर आएंगे और जब वो हेल्दी पर्सन उस तरह के एयर को इनहेल करेगा तो वो ड्रॉपलेट्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स उसके बॉडी में इंटर करेंगे, जिससे उस डिजीज का ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में होगा. एंड थर्ड, बाय यूजिंग इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज, यानी एक नीडल या सिरिंज का यूज इन्फेक्टेड पर्सन में किया गया है, तो उस इन्फेक्टेड पर्सन के माइक्रोब्स उस सिरिंज और नीडल में आ जाएंगे और उसी नीडल एंड सिरिंज का यूज करके किसी अदर बॉडी में केमिकल्स दिए जाते हैं या उसको जो है कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं, तो वैसे सिचुएशन में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स उसके बॉडी में इंटर करेंगे और जिसके थ्रू वो बॉडी भी उस डिजीज से सफर करेगा. तो these are three ways which are considered under the direct transmission of spreading communicable disease. Second one, जो ट्रांसमिशन का सेकेंड मोड है वो है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन होता है कम्युनिकेबल डिजीज का या पैथोजेंस का. इसके इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो है थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. अगर जो भी फूड और वाटर हमारे लिए अवेलेबल हैं फॉर कंजप्शन, वो किसी भी रीजन से माइक्रोब्स से अफेक्टेड हैं या वाटर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली क्लीन नहीं है, उसमें माइक्रोब्स की अवेलेबिलिटी है, तो वैसे फूड या वाटर, जनरल तौर पे हम लोग जब मार्केट में कुछ फूड वगैरह को जो है जो स्नैक्स लेते हैं, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि रोड के किनारे कुछ फूड वगैरह है, उसको अगर हम कंज्यूम करते हैं तो चूंकि वो फूड ओपन रहता है और उसमें जो है उस फूड पे फ्लाइज वगैरह आके सिट करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे माइक्रोब्स उस फूड में या जो भी वाटर है पोर्टेबल नहीं है फॉर ड्रिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें अगर माइक्रोब्स या जर्म्स हैं, उस तरह के वाटर का या फूड का कंजप्शन करते हैं अगर हम लोग, तो उस फूड और वाटर के साथ माइक्रोब्स हमारे बॉडी में जाएंगे और हमारा बॉडी उस डिजीज से सफर करेगा जिसके लिए वो माइक्रोब्स पॉजिटिव एजेंट हैं. सेकेंड वन, थ्रू एनी कैरियर्स लाइक मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, ये भी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आता है.
क्योंकि वो माइक्रोब्स डायरेक्टली हमारे बॉडी में इन्फेक्टेड बॉडी से नहीं आ रहे हैं, बल्कि मॉस्किटोज एंड फ्लाइज के बॉडी में वो माइक्रोब्स हैं। वो फ्लाइज इन्फेक्टेड फूड या मॉस्किटो डायरेक्ट बॉडी को इंजेक्ट करें तो उस कंडीशन में वो माइक्रोब्स इंटर कर जाते हैं बॉडी में, जिसके कारण वो डिजीज से सफर करेगा बॉडी। थर्ड, थ्रू क्लॉथ्स, टॉवेल, यूटेंसिल्स और हैंकरचीफ्स ऑफ पेशेंट। अगर पेशेंट का यूज किया हुआ क्लॉथ्स, वो पेशेंट जो इन्फेक्टेड डिजीज से सफर कर रहा है, उनके यूज किए हुए क्लॉथ्स, टॉवेल, यूटेंसिल्स या हैंकरचीफ वगैरह का यूज किया जाए हेल्दी बॉडी के द्वारा, तो वहां पे उस पेशेंट में जो भी पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन सोर्सेज के थ्रू हेल्दी बॉडी में एंटर करेगा और वो बॉडी भी उस डिजीज से सफर करेगी। एंड नेक्स्ट, थ्रू अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर प्रॉपर्ली वॉश किए बिना उनका कंजप्शन किया जाता है तो इस पे भी माइक्रोब्स और जर्म्स होने की पॉसिबिलिटी होती है, और इस अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कंजप्शन से वो जर्म्स, वो माइक्रोब्स हमारे बॉडी में इंटर करेंगे एंड दे आर कॉजिंग ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये थे वो मोड्स जिनके थ्रू हमारे बॉडी में डिजीज का ट्रांसमिशन हो सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कम्युनिकेबल डिजीज से अगर अपने आप को प्रोटेक्शन देना है, सेव करना है, तो कुछ प्रिकॉशंस जो यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसमिशन के केस में देख रहे हैं, जिनके थ्रू वो स्प्रेड कर सकते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग प्रिकॉशंस लें तो देयर इज मोस्ट प्रोबेबल टू अवॉइड द ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इन आवर सराउंडिंग। तो ये था आज हम लोगों का डिस्कशन का टॉपिक, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने देखा है कि ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से हार्म करते हैं और किस तरीके से इनका कम्युनिटी ट्रांसमिशन, पर्सनल ट्रांसमिशन होता है, जिसको अवॉइड किया जा सकता है on the basis of getting the knowledge about the mode of transmission. That's all. Thank you.